एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज जो है हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल थ्योरी के बारे में, बौद्धिक विकास के बारे में। मैं जानती हूँ बहुत बड़ा लंबा गैप आ चुका है बीच में, क्लास के रीज़न थे, हेल्थ इशू थे कई सारे, इतने ज़्यादा थे कि मैं जो है क्लास शूट करने के मतलब क्लास जो है बिल्कुल भी लगाने के लिए थी ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। पर अब थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने सोचा चलिए स्टार्ट अब आपका कर देते हैं, क्योंकि समय कम है। और आपको मैं कहना चाहूँगी कि जो होम मैनेजमेंट वाला जो अपना सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख लें। वो पूरा कराया हुआ है मैंने। अगर समय बचा तो मैं ज़रूर उसको दोबारा कराऊंगी, लेकिन वो जो वीडियो है वो सारी की सारी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सारा का सारा जो है होम साइंस से रिलेटेड है और होम साइंस में आता है। तो आप एक बार जाके उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें मैंने सीक्वेंस वाइज जो है पूरा कोर्स करा रखा है। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल थ्योरी के बारे में। कुछ बातें हमने इससे पहले जो वीडियो ली थी, क्लास ली थी हमने, उसमें कर ली थी। बाकी बातें अब आज कर लेते हैं। बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल थ्योरी, ये इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये जो है मेनली जो है नेट के अंदर आपका जो है अरेंज करने के लिए आता है। तो पहला जो है इसमें क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बौद्धिक विकास जो है वो कहाँ से, सब पहले सामान्य चीजें, बच्चा जब इस यूनिवर्स में आता है तो वो पहले छोटी छोटी चीजों को सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट चीजें सीखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चा जब लिखना सीखता है तो पहले सबसे पहले पेंसिल को पकड़ना सीखता है, उसके बाद में धीरे 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 करके उसको लिखना आता है अच्छे से। पहले तो वो सिंपल लाइनें खींचता है और पेंसिल पकड़ने का तरीका भी उसका अलग होता है। दूसरा है वंशानुक्रम प्लस वातावरण का प्रतिफल। बौद्धिक विकास जो है वंशानुक्रम, जो कि हम जान चुके हैं, वंशानुक्रम यानी गर्भाधान के समय ही बच्चे को जो भी अपनी 7 पीढ़ियों से गुण मिलने वाले होते हैं वो सब उसी समय मिल जाते हैं। उसके बाद में वातावरण के अकॉर्डिंग उसका विकास होता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है उसके अनुसार उसका विकास होता है। तो ये जो है इन दोनों का जो है 50-50% जो है हाथ होता है मनुष्य के विकास में। नेक्स्ट है विगत परिवर्तनों का योग। जो पहले के जो परिवर्तन थे बच्चे ने मतलब अलग अलग परिवर्तन होते हैं इसमें। पहले जो बच्चा था वो अब नहीं है, अब जो है वो बाद में नहीं होगा। मतलब अपना ही एग्जाम्पल है कि आप जो पहले बचपन में जिस तरह से थे, या फिर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कर सकते हैं। जब आपने पहली बार होम साइंस को पढ़ा था तो आपको कई सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगती थी, आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ने लगे और रेगुलर पढ़ने लगे, या इवन आपको 1 से 2 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, 11th 12th है, 5 से 6 साल हो गए, अब आप जो है इजीली जो है हर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो धीरे 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 करके हमारे हर चीज में परिवर्तन इस तरह से चलता है, इस तरह से हम धीरे 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 करके चीज़ों को सीखते हैं और एक दिन उसमें अच्छे से निपुण हो जाते हैं, अगर उसको हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर किसी का जो विकास है वो अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। आपकी ही क्लास में कुछ बच्चे जो है क्लास को देखते ही एकदम से उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये मैम ये बता रही है, इस तरह से है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1 या 2 क्लास को रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है। तो हमारी जो सीखने की क्षमता है वो भी सबकी अलग अलग होती है, सब अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सीखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्लस निर्देशन। अब अगर मान लीजिए बच्चे में जो है मतलब उसमें परिपक्वता भी है, उसको वंशानुक्रत क्रम के जो गुण वगैरह मिलने थे वो भी मिल चुके हैं, लेकिन अगर उसको शिक्षण, उसको सिखाया ही नहीं गया, उसको निर्देश ही नहीं दिया गया तो वो कैसे सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को लिखना सिखा ही नहीं रहे, वातावरण वो सब वैसा के वैसे ही, सब चीजें वैसी है, पर आप उसको सिखा नहीं रहे, उसको बता नहीं रहे कि कैसे करना है, तो वो लिखना नहीं सीख पाएगा। इवन परिपक्वता भले ही वो बड़ा हो जाए, वयस्क अवस्था में भी पहुंच जाएगा, तो भी अगर उसको नहीं सिखाया जाएगा तो वो नहीं सीखेगा। कहने का मतलब है कि आपका वंशानुक्रम और वातावरण ये मिलने के बाद भी हमें सिखाने की जरूरत है, हम सीखने के बाद ही उस काम को कर पाते हैं।
नेक्स्ट है रेसिलिएंट चाइल्ड, जो कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। रेसिलिएंट चाइल्ड एक ऐसा बच्चा होता है जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करता है। चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन है तब तो वो करता ही है, बल्कि जो डिफरेंट है, डिफिकल्ट सिचुएशंस हो रही हैं, उनको भी वो इजीली हैंडल कर लेता है, उनसे इजीली जो है निकल पाता है। तो इसको कहते हैं रेसिलिएंट चाइल्ड। नेक्स्ट आपका है त्रिबुद्धि। अब आपके कुछ जो है सिद्धांत दिए हैं कुछ वैज्ञानिकों ने, जो कि अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनके अलग अलग मत हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए और नोट डाउन कीजिए। पहला लेते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में। फर्स्ट जो है बुद्धि सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। ये जो किसने, इसके प्रतिपादक जो है एल्फ्रेड बिने हैं, इन्हें बिनेट भी कहा जाता है। ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिनेट सर ने कहा है कि बुद्धि का सिद्धांत जो है, इन्होंने एक ही दिया है। इन्होंने कहा है कि केवल जो जनरल ही जो है हमारी बुद्धि जो है जनरल चीजों को ही सीख पाती है, जनरल ही होती है। तो इन्होंने सिर्फ एक सामान्य गुणों की ही बात की है। जी का मतलब यहाँ पर जनरल है। द्विखंडात्मक जो है वो दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक इन दोनों की बात की है। जनरल से जी से होगा जनरल, और एस से होगा स्पेसिफिक। एल्फ्रेड बिने जो है वो तो क्या है, ये एल्फ्रेड बिने, यहाँ पे प्रतिपादक लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको स्क्रीन के कारण। एल्फ्रेड बिने प्रतिपादक किसके थे, एक कारक सिद्धांत के इन्होंने कहा कि जनरल ही एक होता है। इसके बाद में द्विखंडात्मक जो है ये दिया जी एस, इन्होंने दो चीजें बताई, जनरल और स्पेसिफिक। अब है तीसरा समूह कारक। समूह कारक में 7 जो है बताए गए हैं सिद्धांत। इसको ये जो विस्तार है ये स्पीयरमैन का है, ये विस्तार तो है स्पीयरमैन, यानी स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया उसका विस्तार है ये समूह कारक। और दिया किसने है, इसके प्रतिपादक जो है वो है थर्स्टन। इसके प्रतिपादक है थर्स्टन। समूह कारक जो है स्पीयरमैन की ही स्टडी का विस्तार रूप है, और ये दिया किसने है, थर्स्टन ने दिया है। इन्होंने कुछ चीजों के बारे में बात की है जो कि हम आपको बताते हैं। थर्स्टन ने कहा है कि मनुष्य जो है उसकी बुद्धि जो है अलग अलग तरह से विकसित होती है। मतलब यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसको हम कैसे जानेंगे कि बुद्धिमान में इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो चीजें इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा है व्यक्ति के अंदर वर्बल, बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तर्कण की क्षमता होनी चाहिए, संख्यात्मक न्यूमेरिकल चीजें हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको वस्तु का बोध होना चाहिए, शब्द प्रवाह, वो अपने शब्दों को किस प्रकार से हमारे किसी के भी सामने प्रेजेंट कर रहा है वो चीजें उसको आनी चाहिए, स्थान की योग्यता होनी चाहिए, स्मृति बोध होना चाहिए और पूर्व बोध होना चाहिए। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि होता क्या है। तो थर्स्टन जो थे इन्होंने कहा कि तर्क क्षमता, पहला इनका था वर्बल, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा, आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। तो पहला है वर्बल। वर्बल का मतलब बोलना, आप बोल किस तरह से रहे हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, आप किस तरह से बातों को ना लोगों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा तर्क क्षमता। तर्क क्षमता का मतलब तर्क देना, कोई भी बात अगर है तो वो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे तर्क क्या है, वो चीजें इसके अंदर आती हैं। जैसे कि वकील वगैरह है, वो किसी भी बात का अच्छा तर्क देके उस अगर वो बात सही है तो भी उसको गलत साबित कर देते हैं, अगर गलत है तो भी उसको सही साबित कर देते हैं। तो उनके अंदर अच्छी तर्कण क्षमता होती है। न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक, संख्याओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब संख्या किस तरह से लिखी हुई है, कितनी संख्या है, अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। वस्तु बोध, वस्तु के बारे में, मतलब अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं, पेंसिल है, पेन है, मोबाइल वगैरह है,
वो अलग अलग तरह की आजकल जो है मार्केट में है। तो उन चीज़ों का जो है, कई बच्चे आपने देखा होगा, कई बच्चों को तो मोबाइल है, गाड़ियों का इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि ये क्या, मतलब कई सारी गाड़ियों के वो बता देते हैं। तो उनको क्या है, वस्तु का बोध होता है, वस्तु का ज्ञान होता है। शब्द प्रवाह, अपने किसी भी शब्द को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करना कि हम एकदम से खुद ही ये सोचने में पड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या, मतलब हमारी बात ये हमने कही थी लेकिन ये एकदम से चेंज कैसे होगी, ये चीज। नेक्स्ट है स्थान योग्यता। ये लोग जो होते हैं वे स्थान का अच्छा ज्ञान होता है। जैसे कि हम सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी फोटो कहाँ से अच्छी आ रही है, कहाँ से हमारी सेल्फी अच्छी आ रही है। हम पहले स्थान को ढूंढते हैं कि भैया यहाँ से आपका फोटो जो है अच्छा आएगा, तो ये चीज इसमें, तो ये क्या है, इनको स्थान का अच्छा बोध होता है, इन्हें पता होता है कि यहाँ स्पेसिफिक ये चीज यहाँ पे की जाए तो ज्यादा अच्छी लगेगी। स्मृति बोध, इन्हें ये दूरदर्शी होते हैं, इन्हें पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे इसका क्या परिणाम होगा। और नेक्स्ट है पूर्व बोध, दोनों ही सेम ही है, पहले से ये वो होते हैं, मतलब भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, इन्हें पता होता है। जैसे कि हमने विकास की जो अवस्थाएं थी उसमें भी ये देखा था कि विकास की अवस्था जो है उसे भविष्यवाणी करना आसान होता है, तो ये क्या होता है, भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और सिद्धांतों के बारे में। इसमें आपको लगभग 8 जो है सिद्धांत पढ़ने हैं वैज्ञानिकों के, साथ साथ ही आप जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि अलग से टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सिद्धांत, और कुछ बचे हुए हैं। अभी हमने 3 सिद्धांत देखे हैं, टोटल हमको 8 सिद्धांत देखने हैं। तीसरे के बाद में चौथा जो है वो है त्रिबुद्धि सिद्धांत। त्रिबुद्धि सिद्धांत, पीसीए, इसका मतलब क्या होता है वो आपको बता देते हैं। पीसीए का सिद्धांत जो है दिया किसने है, स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग। पी, यहाँ पर पी का मतलब है प्रैक्टिकल, पी का मतलब यहाँ पर है प्रैक्टिकल, सी का मतलब है आपका क्रिएटिव, और ए का मतलब है एनालिसिस या फिर एनालिटिकल। तो इसको अप्लाई, यूज करना, उसको क्या करना, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट। मतलब अगर आपने कोई ज्ञान सीखा है उसको अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, तो ये चीज अच्छी है। लेकिन अगर आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि होम साइंस जो है हमारा, होम साइंस जो है एक व्यवहारिक ज्ञान है, ये जो है सीखने के साथ साथ हम इस चीज को, इस सब्जेक्ट को अपने व्यवहारिक जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो आप सीख रहे हैं और आप अगर व्यवहारिक जीवन में इसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है बुद्धि की क्षमताएं जो हैं कम है और उनको बढ़ाने की जरूरत है। मतलब बुद्धि जो है बढ़ेगी नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके आप उसको सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्रिएटिव। क्रिएटिव यानी इन्वेंट करना, खोज करना किसी चीज की। क्रिएटिव, ये लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इन्होंने कहा क्रिएटिव मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को फेंकते नहीं है। कोई भी चीज है घर में, अगर मान लीजिए बल्ब है या गत्ते का कोई सामान किसी में आया था तो उस गत्ते का जो है ये फर्स्ट एड बॉक्स बनाने में काम ले लिया, या फिर है ना पेन के लिए पेन स्टैंड बना लिया एक कोई डब्बा लेके, या बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो उसका कुछ क्रिएटिव आइटम बना लिया। तो ये क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं, हर चीज में क्रिएटिव होते हैं और उसको इजीली जो है वो बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है
आपका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे स्कूलों में कंपटीशन होते हैं वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो वेस्ट मटेरियल जैसे न्यूज़पेपर है, उससे अच्छा सा पेन स्टैंड बना लिया, इस तरह से ये क्रिएटिव होते हैं। ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एनालिसिस का मतलब होता है जजमेंटल, क्रिटिक्स और विश्लेषणात्मक। ये क्या होते हैं? जजमेंटल होते हैं, क्रिटिक्स, ये अच्छी क्रिटिक्स कर पाते हैं। क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचना। जैसे पिक्चर वगैरह में भी आपका, अगर आपको ध्यान हो तो क्रिटिक्स होते हैं पिक्चर के लिए भी, क्योंकि ये जब पिक्चर आती है तो कुछ लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी थी, कुछ जो इसकी आलोचनात्मक जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये अच्छी नहीं थी, उसके रीजन भी बताते हैं। तो ये भी चीजें इसमें आ जाएंगी। साथ ही ये क्या होता है? जजमेंटल होते हैं, ये हर चीज को जज कर पाते हैं कि इसने ऐसा किया है तो ये क्यों किया है, कैसे किया है, इसका क्या रीजन है, कि एनालिसिस में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि आपकी गार्डनर ने दी थी, और ये जो है एग्जाम में पूछा गया है कई बार। मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ये दी किसने थी? ये दी थी गार्डनर ने। गार्डनर मल्टी फैक्टर थ्योरी दी आपकी है थांडाइक ने दी है। थांडाइक इसका नाम तो आपका है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसका नाम क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी बहुतत्वीय सिद्धांत। इसका मतलब हुआ बहुतत्वीय सिद्धांत। लेकिन थांडाइक ने इसमें 3 चीजें ही बताई इस तरह से, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त का मतलब, यानी इन्होंने 3 ही सिद्धांत दिए, किन्होंने? थांडाइक ने। मूर्त का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे सामने है, और हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये पेपर होल्डर है, इसको देख के हम बता सकते हैं, इसके बारे में 3-4 लाइनें बतानी हो तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका कलर ऐसा है, इसकी शेप ऐसी है, किस काम में आता है। इसको देख के आप इसकी जो है इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में बता पा रहे हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भगवान को किसी ने भी नहीं देखा, फिर भी हम मूर्तियां देखते हैं, मूर्तियां अलग अलग तरह की, कि भगवान के हाथ में जो है इस तरह से फूल होगा, इस तरह से भगवान हाथ इस तरह से करते हुए है दिखाए गए हैं। तो ये चीजें कहाँ से आई? कल्पना से। हम क्या करते हैं, ये मूर्तिकार क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, कल्पनाओं से समझते हैं कि ये इस तरह से हुआ होगा। मतलब पढ़ते हैं, साथ में हमने रामायण वगैरह देखी है तो हम कल्पना कर सकते हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल है इसका अमूर्त का, जैसे कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम जाके अपना बताते हैं कि भैया इसने हमारा पर्स चोरी कर लिया, तो पुलिस पूछती थी उसका हुलिया कैसा था, क्या था, उसके अकॉर्डिंग वो स्केच जो बनाते हैं उनको हम बताते हैं इसका चेहरा इस तरह से था, आंखें इस तरह से थी, तो उस हमारे बोलने के अनुसार ही वो उसका पूरा चेहरा बना देते हैं। तो ये क्या होती है, इनमें एक इमेजिनेशन पावर होती है, जिससे कि ये जो चीज इन्होंने नहीं देखी है उसको भी ये इजीली बना पाते हैं। इसके अंदर जो है मूर्तिकार आ जाते हैं, आपके मूर्तिकार है, और आपके कहानी लेखन जो करते हैं वो भी पिक्चर वगैरह बनाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है मूर्त हमने देख ही लिया। सामाजिक, हम समाज के साथ किस तरह से एडजस्ट करके चल पा रहे हैं, किस तरह से, अगर आप अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं तब तो आप इजीली समाज के साथ हैंडल कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो आप समायोजित नहीं कर पाएंगे और आपको हमेशा
इसमें परेशानी रहेगी। तो ये चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बहुप्रतिभा सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस या फिर बहुप्रतिभा सिद्धांत, बहुप्रतिभा, ये सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। गार्डनर ने कई सारे इसके बताए और इन्होंने क्या बताए हैं, लगभग जो है 8 तरह के बातें इन्होंने बताई हैं। फर्स्ट जो है इन्होंने बताया है इंट्रापर्सन, इंटरपर्सनल, नेक्स्ट इन्होंने बताया लिंग्विस्टिक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है म्यूजिकल, लॉजिकल और इंद्रिय बुद्धि, स्पेस या फिर स्पेस को जानने वाले। और आपका आ जाएगा नेक्स्ट, आपका आ जाएगा प्रकृतिवादी। हाँ 8 हो गए। इंट्रापर्सन का मतलब होता है, इंट्रापर्सन का मतलब पर्सनल, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि इंट्रापर्सनल नहीं कर पाते, इंट्रापर्सनल लोग होते हैं। इसमें जो है दार्शनिक आपके आते हैं, दार्शनिक आपके इसमें आ जाएंगे, कलाकार, कहानीकार, मूर्तिकार, जो भी इमेजिनरी वर्क कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इंटरपर्सनल जो कि समाज के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं, समाज में सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये सारे इंट्रापर्सनल होंगे। ये समाज के साथ अच्छे से समायोजित हो जाते हैं, जबकि ऊपर वाले जो है ये अच्छे से समायोजित नहीं हो पाते, अपने में ही रहते हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक, इन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, जैसे कि वकील वगैरह हैं, वकील हैं आपके, वकील जो है एक शब्द अगर आप बोलते हैं तो उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के साबित कर जाता है कि आप सोच ही नहीं पाते कि हमारी बात ही झूठी पड़ जाती है, सच बात भी वो एकदम फेर के उल्टा पुल्टा करके वो कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह से अपनी ही बात में फंस गए। नेक्स्ट है म्यूजिकल, ये लोग संगीत में अच्छे होते हैं, अच्छा गाना गा पाते हैं, लिख पाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। लॉजिकल, ये अच्छा लॉजिक लगा पाते हैं, हर चीज में तर्क लगा के उस काम को करते हैं। इंद्रिय बुद्धि जैसे कि इसमें क्या आएंगे आपके स्पोर्ट्समैन हैं, जो जिम जाने वाले जो ट्रेनर वगैरह जिमर हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। स्पेस, इन्हें स्पेस का अच्छा ज्ञान होता है, इन्हें पता रहता है कि जैसे कि आपको अगर होम मेक करना है, मतलब आप चाह रहे कि कमरे का हम थोड़ा सा चेंज करें, इन लोगों को पता रहता है कि यहाँ पे इस सोफे को रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ये कुर्सी यहाँ है, ये फूलदान यहाँ रखे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें, और सच में ये जब पूरा व्यवस्थित कर देते हैं घर को, तो सच में लगता है कि हाँ ये घर तो मतलब एकदम चेंज करने में माहिर होते हैं ये लोग, आराम से जो है चीज़ों को अच्छी जगह रखते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हाँ सही जगह इस चीज़ को रखा गया है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी, ये फूलों से और मतलब फूल है, पहाड़ झरना है, जानवर वगैरह है, इनसे इनको प्रेम होता है और इनके साथ ये अच्छे से समायोजित कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब आपका एक और 2 और बचे हैं, क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी, और एक लास्ट है आपकी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, क्रिस्टल और फ्लूइड थ्योरी जो है, क्रिस्टल
एवं फ्लूइड थ्योरी। क्रिस्टल से आप क्या समझ पा रहे हैं? फ्लूइड से क्रिस्टल क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मेरे को बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि आपने क्लास को अच्छे से देखा है। तो क्रिस्टल होता क्या है? वैसे नॉर्मली अगर इसमें थ्योरी में ना देखें, वैसे ही बताएं कि क्रिस्टल होता क्या है। हाँ, तो क्रिस्टल क्या होता है? एक ठोस होता है। तो क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस, जैसे कि चीनी है, नमक है, नमक में आप पानी डाल दें, या अच्छा एग्जांपल है बॉर्नविटा, बॉर्नविटा है कॉफी है, थोड़ा सा उसमें पानी पड़ जाए तो उसके क्रिस्टल से बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल। फ्लूइड का मतलब होता है बहता हुआ। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? बहता हुआ। पानी है, ये इस तरह से जो तरल चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। बात कर लेते हैं क्रिस्टल के बारे में और फ्लूइड के बारे में। क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है? ठोस होता है। ये क्या होता है? ठोस होता है। ये एक रेखीय होता है। एक रेखीय यानी ये क्या रहता है? एक ही दिशा में चलता है। ये मतलब ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा चलता है। ये थंब सिस्टम पर होता है। थंब मतलब एक ही चीज, ये थंब सिस्टम पर डिपेंड होता है। ये कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो उसका सिर्फ एक ही हल होता है। मतलब कोई भी इसमें क्या होता है? कोई भी क्रिस्टल और फ्लूइड थ्योरी एक रेखीय होता है, थंब सिस्टम पर होता है। ये एक ही, कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन देखता है। फ्लूइड थ्योरी जो है बहती भी होती है। क्रिस्टल थ्योरी जो है ये 20 वर्ष तक रहती है, इसके बाद में ये बढ़ती नहीं है। जबकि फ्लूइड थ्योरी जो है जन्म से लेकर आपकी 70 वर्ष तक सीख पाते हैं। ये वर्तमान पर होती है और ये भविष्य में भी सीखने की आशा रहती है इसमें। तो ये आपका हो गया क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी, जो कि किसने दिया था? कैटल ने। हाँ, इसके प्रतिपादक कौन थे? रायमंड कैटल। क्रिस्टल एक रेखीय थंब सिस्टम पर, यानी एक अगर ये चीज है, कोई चीज है, उसका एक ही ये सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। जबकि ये जो है इसमें क्या है? कई सारे सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ये भी इसका जो है विकास 70 वर्ष तक होता है, ये 20 वर्ष के बाद में नहीं होता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिस्टल का, जैसे कि आपकी मम्मी है, वो अगर कोई चीज बना रही है तो जैसा वो सीखी है उसको उसी तरह से बनाएंगी। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आप उसको अलग अलग तरीके से वेरिएशन देके उसको बना सकते हैं। मम्मी क्या करती हैं? उसको उसी तरह से बनाती हैं, जो तरीका उन्होंने सीखा है अभी तक वो उसी अकॉर्डिंग चलती है। हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है निपुणता जरूर आ जाएगी कि हाँ, वो जैसे लड्डू बना रही है तो वो और अच्छा आकार का बना रही है। आप जो है छोटा बड़ा कैसा भी आप आराम से बना लेते हैं, मम्मी जो है उसी शेप का बना रही है। तो ये है क्या? क्रिस्टल है। मतलब एक सीक्वेंस में चला आ रहा है, जो कि चला आ रहा है और चलता रहता है। एक समय के बाद में सीखने की कोई वो रहती नहीं है। मतलब वो कहते हैं ठीक है, अब ये जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका फ्लूइड थ्योरी में? ये आपका ये देखिए क्रिस्टल में जो है 20 तक चलता है, ये जो है 70 तक। अभी हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जेंट, मतलब एक समस्या के कई सारे समाधान। और ये क्या होता है? डाइवर्जेंट। एक समस्या आई तो उसको हम जो जानते हैं तरीका उसी से सॉल्व कर लेंगे। आज भी कर लेंगे, कल भी कर लेंगे, परसों भी उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। कन्वर्जेंट यानी एक समस्या आई तो उसको अलग अलग तरीके से, समस्या आई जैसे कि इसका ये भी तरीका, इसका ये भी तरीका, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। इसमें क्या है? डाइवर्जेंट में एक रेखीय पर है, जो हमने तरीका सीखा है उसी पर हम डिपेंड रहते हैं। तो ये आपकी हो गई क्रिस्टल और फ्लूइड थ्योरी। क्रिस्टल और फ्लूइड थ्योरी का जो है पिछली बार जो है 2021 में
आपका प्रतिपादक पूछा गया था कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप ध्यान रखिए रायमंड डी कैटल है इसके। नेक्स्ट हम थ्योरी जो है लास्ट आज की थ्योरी वो पढ़ लेते हैं। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो आप जो है इनको अच्छे से लर्न करें, वरना ये सारी थ्योरी आपकी एक साथ मिक्स हो जाएगी, क्योंकि सारी ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होम साइंस से रिलेटेड जो कि जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। गिलफोर्ड ने क्या दिया था, क्यूबिक मॉडल। एक तो क्यूबिक मॉडल, इसको अलग अलग नाम दिए थे इन्होंने, थ्री आयामी, थ्री डायमेंशनल, क्यूब भी तो थ्री डायमेंशनल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल। और क्या है, इसके अलग अलग नाम दिए इन्होंने, एसओआई मॉडल है, और इंटेलिजेंस है थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये अलग अलग इसके गिलफोर्ड ने नाम दिए हैं। क्यूबिक मॉडल पूछा गया है, क्यूबिक मॉडल किसने, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया है। बात कर लेते हैं अभी इनके बारे में। तो इन्होंने तीन चीजें बताई है। एक तो बताया इन्होंने ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन, उसके बाद में इसको आप इस तरह से लिखिए तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, कंटेंट, ऑपरेशन, और लास्ट आपका है प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। कंटेंट का मतलब जो सामान आपके पास है, जैसे कि कोई भी चीज है, हमने देख के, दृश्य है, श्रव्य है, उसको देख के करके उस कंटेंट पे हमने क्या किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, संज्ञान, अपनी स्मृति लगा दी हमने, संज्ञान यानी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उस चीज के बारे में, और अभिसारी मूल्यांकन, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी अभी हमने पढ़ा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और एक है आपका मूल्यांकन। और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका, यूनिट है, यूनिट, क्लास, और क्या आ जाएगा, रिलेशन। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ये लगभग जो है इन्होंने इस तरह से बताया था, 5 गुणा 6 गुणा 6, इस तरह से आप करके देखें। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 36 जा 80, 180। तो इनके जो सिद्धांत है लगभग 180 हैं, और ये पूछा जा सकता है कि ये कितने दिए इन्होंने, 180। इन्होंने अंदर ही अंदर जाके जो है सिद्धांत बताए हैं अलग अलग तरह के। है ये यही है, कंटेंट है। कंटेंट में आपका दृश्य, श्रव्य आ गया, और आपका आ गया सांकेतिक है, शाब्दिक है, सांकेतिक, शाब्दिक, और ये क्या दिए हैं इन्होंने, और व्यवहारिक। ये इन्होंने दिए हैं 5, ये इन्होंने दिए हैं 6, और वो वाले भी इन्होंने 6 ही दिए हैं। ये आगे, और ये, तो ये से आप इनको गुणा करके देखेंगे तो ये आपका 180 निकल कर आ जाएगा। इन्होंने जो ये चिंतन का इन्होंने साथ ही जो चिंतन के प्रकार भी दिए हैं, जो कि अभी अभी हमने चर्चा की थी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में। चिंतन का मतलब सोचना। कोई समस्या हमारे पास आ गई तो वो हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में सोचना। गिलफोर्ड के चिंतन के प्रकार,
1956 में इन्होंने ये चिंतन के प्रकार दिए हैं, और ये दिए कितने हैं? 2 प्रकार के। पहला है कन्वर्जेंट और दूसरा है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब कोई समस्या हमारे पास आई और हमने उसको इस तरह से, उसके ये भी सॉल्यूशन हो गया, इसका ये भी हो गया, 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 इनमें इतने सारे हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लेंगे और समस्या इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो समस्या है वो सीधा चलता है। जो चीज़ हमने शुरू से सीखी है, हमें चाय बनानी आती है, जिस तरह से हमने सीखी है उसी तरह से बनाते आ रहे हैं, उसी तरह से आगे भी बनाते आएंगे। तो ये जो है एक रेखीय होता है, हमेशा एक उसमें चलता है। ये क्या होते हैं? ये कन्वर्जेंट ओपन एंडेड होते हैं, ये क्लोज एंडेड, ये रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी वही एक चीज जो पुरानी हमने सीख रखी है, नॉर्मल या कॉमन भाषा में एक ही ढर्रे पर चले आ रहे हैं, जो चीज़ सीखी है वो चली आ रही है, अभी भी बाद में भी यही है और आगे भी यही चलती आएगी, ये चीज़ आ जाएगी। ये क्या है? कन्वर्जेंट जो है ये क्या होते हैं? चेंज होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये ऐसे नहीं कि एक चीज़ पे ही चले आ रहे हैं, अलग 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 अपने हिसाब से उस चीज़ को करते आते हैं। तो आज हमने कई सारी चीज़ें देख ली और कल जो है हम बात कर लेंगे कुछ और स्टडी के बारे में। एक इंटेलिजेंट टेस्ट हमको देखना है और एक जो है इम्पॉर्टेंट है एक आपका कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास। छोटा सा टॉपिक है, इन दोनों को एक ही क्लास में हम करेंगे, कोशिश करेंगे। मेरी हेल्थ जिस अकॉर्डिंग रही उस अकॉर्डिंग जो है दोनों ही मैं कोशिश करूँगी एक साथ ही इन्हें ख़त्म कर लें। और आपसे मैं कहूँगी गृह प्रबंध जो है उसको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको देखते जाइए, उसके नोट डाउन करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। आगे जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उसकी क्लास जो है मैं दूंगी। अगर फिर भी समय बचा तो कोशिश रहेगी कि आपको गृह प्रबंध की रिवीजन क्लास दे दी जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करते रहें, ताकि आगे जो भी विद्यार्थी जो पैसों की कमी के कारण अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, जो कि हर बच्चा जो है आराम से बिना किसी खर्च के, बिना कहीं आए जाए आराम से पढ़ सकता है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उन जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं ले पाते हैं बुक वगैरह, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ अभी क्लास के साथ साथ, वो आपका कई सारी बुक्स के को मिला के जो है मैंने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं से आपको मैं ये जो कंटेंट देती हूँ वो वही है। एक बुक पढ़ने की बजाय 2-4 बुक्स जो है मैंने पढ़ के और इनका नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको कई सारी बुक्स ना पढ़नी पड़े। इन्हीं को पढ़ के आप इजीली जो भी आपका उद्देश्य है, जैसे GIC है, टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, ये होम साइंस में जितनी भी वैकेंसी है वो आप आराम से क्रैक कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही, और बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।